हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। तो अभी हम आज से 2 मंथ पहले की बात करें तो सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर को लॉन्च किया था। जो हर साल सीबीएसई वैसे ही सैम्पल पेपर को लॉन्च करती थी एग्ज़ाम से पहले। बट इस बार क्या हुआ है कि सीबीएसई ने सेकंड यानी कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है दोबारा से, वो भी 2 मंथ के बाद ही। ठीक है, इसका कारण यह है कि सीबीएसई जो है स्टूडेंट्स को चाहती है कि वो बेहतर से क्वेश्चन को समझ सकें, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इसको बेहतर से समझ सकें और अपने पढ़ाई को एफिशिएंट तरीके से कर सकें। ठीक है, उनको कोई डाउट ना रहे, यही सब है। और क्वेश्चन का कैसा पैटर्न होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होने वाला है, सब कुछ वो बताना चाहते हैं। और स्टूडेंट जितना हो सके इसको देखें और समझें। अभी भी किसी भी चैनल पर आपको ये तो बता दिया गया है कि कैसे क्या है सैम्पल पेपर, पर डिस्कस आई होप कम ही चैनल पे किया गया है या तो ना बराबर किया गया है। तो हम चल के एक बार बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। हम आपको आंसर बताने के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आपको उसके क्वेश्चन का जो डिमांड है और जो पैटर्न है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या है। और हाँ, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, कैसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं 1 मिनट आपको और इसी में बता देता हूँ, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पे, जो भी ब्राउज़र आप चलाते हो गूगल पे। ठीक है, आप जाएंगे और आप वहाँ लिखेंगे सीबीएसई एकेडमिक्स, सीबीएसई एकेडमिक्स लिखेंगे और नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके चला जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ जाकर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा एडिशनल क्वेश्चन पेपर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो। ओके, हाँ, ये है कि अकाउंट का भी नहीं आया तो आया हुआ था एडिशनल वाला, वो जब आ जाएगा तो आपको उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा समझें, जो हमेशा होता है, आपको पता ही होगा, आपने पहले वाला अगर सैम्पल पेपर देखा है तो आपने देखा ही होगा। और ये बात आपको बता दूं कि अभी तक ये जो एडिशनल वाला है इस पर आप देखिए, ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट होगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, 34 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जैसे कि आपने पहले में देखा था। और इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, इसका तात्पर्य है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके सामने उनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके सामने ये मार्क्स भी लिखा हुआ है, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कितना लिखना है, किस प्रकार लिखना है। अब देखिए, आपको यहाँ दे दिया गया है कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 50 से 75 वर्ड्स लिखने हैं, एंड जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 150 वर्ड्स लगभग लिखने हैं या 130 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखने 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। पहले क्या होता था, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 5 मार्क्स को हटाकर 6 मार्क्स कर दिए गए हैं। और आपको बता दें थोड़ा सा कि जो प्रीवियस ईयर, अगर हम प्रीवियस की बात करें तो हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे में आया था 40% केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कम नहीं होता। और उससे पहले की बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं थे, मतलब ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। पर इस बार क्या किया गया है, इस बार आपके लिए और थोड़ा सा बढ़िया बना दिया गया है। 50% केस बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो। ठीक है, अगर आपका पॉलिटी है, ये सब है, तो आप में नहीं आएंगे उतने ज़्यादा। ठीक है, पहले ही आपको बता दें। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पहले ही क्वेश्चन आपके आया है। और आपको ये भी पता होगा कि आपको जो BST है वो 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जो BST का है, बिजनेस स्टडी का है, उसमें आपको देखेंगे कि आपके 9 चैप्टर जो हैं, मैनेजमेंट, फिर कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यही सब है। बट जब हम पार्ट बी में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, विपणन मैनेजमेंट, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आपको समझकर और क्वेश्चन का देख के कि किसका वेटेज ज़्यादा है, हालांकि दोनों का वेटेज उधर 40% ही होता है, 50% ही होता है। बट यही है कि आपको समझकर चलना है कि किस पे आपको ज़्यादा समय देना है, किस पे आपको कम समय देना है। अब आगे देखिए, चलिए हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए आपको दे रखे हैं, थोड़ा केस बेस्ड ही है। यहाँ पे देख रहे हैं, वेदांत लिमिटेड कंपनी विद अ डिक्रीजिंग ईबिट जो आपके उस वाले चैप्टर में है, मार्केटिंग वाले। कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट डेप्ट यानी आप समझ रहे हैं ना, लोन, उधार।
यहाँ पे फर्दर बोरोइंग, उधार लेना, डिबेंचर की बात हो रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, CFO वेदांत लिमिटेड, प्राइमरी कंसर्ट अबाउट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है आपको इसको समझाना, वरना वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको किस प्रकार से, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ कंपनी कंसीडरिंग इट्स द कंप्लीट मैन टैगलाइन, टॉप पोजीशन ऑफ द मेंस वेयर इंडस्ट्री एंड लॉन्ग लास्टिंग कलेक्शन दैट इंक्रीज मॉडर्न जेंटलमैन वार्डरोब। ये सब ये कहना चाह रहा है कि किस प्रकार से जो कंपनियां होती हैं प्राइमरी स्ट्रेटेजिक फोकस करती हैं, कंसीडर द मैन टैगलाइन, वो अपनी कंपनी की जो टैगलाइन होती है और जो उनकी इंडस्ट्री होती है उस पर किस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं, वो अपने ब्रांडिंग के द्वारा, टैगलाइन के द्वारा, वो सब यहाँ पे डिस्कस करना है। वो भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे MCQ द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा यहाँ पे काम कर रहे हैं बिजनेस का। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंश्योरिंग द इथिकल सोर्सिंग, नहीं, रिफोर्सिंग कल्चर हेरिटेज, इस्टेब्लिशिंग ए यूनिक आइडेंटिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यहाँ अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशिंग यूनिक आइडेंटिटी अपनी बना रहे हैं, यूनिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विच सिनेरियो बेस्ट इलिस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग ऑन बिजनेस टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। अब देखिए क्या कह रहा है कि विच सिनेरियो बेस्ट इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट मतलब होता है उदाहरण, इम्पैक्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। कह रहा है कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिजनेस को किस प्रकार से प्रभावित करती है समय समय के साथ। देखिए अगर आप बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बिजनेस है उसको टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रम के साथ बढ़ते रहना चाहिए, समय के साथ उसको चेंजेस करते रहना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए कि डिमांड बाज़ार में, मार्केट में कुछ और चल रही है और जो कंपनी उस कॉम्पिटिटर को फेल नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है जिसने आपके साथ ही कंपनी को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, आप भी मान लीजिए कंप्यूटर बेचते हैं, कोई दूसरी कंपनी है जो आपके आसपास है वो भी कंप्यूटर को ही बेचती है, सेल करती है। बट जब आपने समय के साथ उसने टेक्नोलॉजी को अपनाया, अब डिमांड है कि विंडो 12 या 13 को सेल करना है, या फिर उसको नए नए फीचर चाहिए और आप अभी पुराने ही फीचर को बना रहे हैं, या फिर आप अभी विंडोज़ नहीं अपडेट कर पा रहे हैं, तो आप उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और आपकी जो बिज़नेस होगी वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो वही ये इस क्वेश्चन को कहने का तात्पर्य है कि बिज़नेस में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ते क्रम के साथ बिज़नेस को कॉम्पीट करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ कर चलना है। हिंदी में मिलता ही नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम था बिज़नेस स्टडी मेरा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको बिज़नेस स्टडी है वो इंग्लिश में ही मिलेगा। जितने भी सैम्पल पेपर हैं सारे इंग्लिश में मिल रहे हैं, हिंदी में नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में मिल जाता है, पर यहाँ CBSE बोर्ड में आपको इंग्लिश में ही मिलता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, डैनियल एंड एंड्रयू आर 2 फ्रेंड्स इंगेज इन दियर रिस्पेक्टिव बिजनेस, डैनियल कंसिडर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, देखिए 2 फ्रेंड्स हैं, डैनियल और एंड्रयू, ठीक है, डैनियल और एंड्रयू। जो डैनियल है वो एक कार्य कर रहा है कि प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स को कर रहा है, मतलब उसका काम है कि वो प्रोडक्ट को देखना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूसिंग कराना, उत्पादन कराना, कैसे करना है कैसे नहीं। और दूसरा जो फ्रेंड है एंड्रयू, इसका कार्य क्या है, देखिए इसका क्या कार्य है। एंड्रयू का कार्य बिलीव्स इन अचीविंग फर्म्स गोल्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स कंज्यूमर डिलीवर्स। अब देखिए समझ रहे हैं आप, जो एंड्रयू है वो प्रोडक्शन करवा रहा है और कितना करना है वो चीज़ समझ रहा है, और जो एंड्रयू है वो क्या कर रहा है, वो जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो कंज्यूमर को चाहिए, अब कंज्यूमर मांग रहा है कि उसको कंप्यूटर नए फीचर का चाहिए और आप पुराना ही उत्पादन कर रहे हैं, तो जो नया तरीके से उत्पादन कर रहा है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, आप उसका उतना प्रॉफिट नहीं अचीव कर पाएंगे। तो आपको समझ आ रहा है। तो एक का कार्य क्या है कि डिमांड को समझना, मार्केट को समझना, और एक का काम क्या है कि प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को समझना। तो ये किस प्रकार का काम चल रहा है यहाँ, मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड यहाँ पे मुझे C लग रहा है, पर यहाँ पे आपका जो है B भी हो सकता है, पर यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है 99% वो होगा आपका मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट। ओके, देख लेना आप इसको, सॉरी यार ना तब ज़्यादा। हाँ, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को और ज़्यादा समझते हैं, कुछ और अगर मिल जाए हमें। देखिए, जेब्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लीडिंग टेक कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान रेज एडिशनल फंड्स टू फ्यूल एक्सपेंशन एंड रिसर्च
incentives. The company board of director approved an offer to exiting shareholder to purchase additional share to discounted price. This offer will available for a specific period. अब देखिए कंपनी जो है शेयर क्यों इशू करती है आपको पता होना चाहिए। कंपनी शेयर इसलिए इशू करती है क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेगी या कहीं और से लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी उनके अनुसार जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उनके अनुसार वो भी कंफर्म है कि देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। पर यहाँ पे अगर हम शेयर की बात करें तो अगर आप समझते होंगे शेयर मार्केट में कई लोग पैसा लगाते हैं, वहाँ लॉस हो जाता है तो क्या उनको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो कंपनियों को पैसे यानी फंड्स की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनियाँ क्या करती हैं? शेयर इशू करती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक बार इसने शेयर इशू कर रखा है, ठीक है, IPO, जिसको पहली बार अगर जब कंपनी शेयर इशू करती है उसको IPO बोलते हैं, और जब सरकारी कंपनी करती है उसको FPO बोलते हैं। ये बात आप समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि कंपनी के जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर है, मतलब पहले से ही जो शेयर होल्डर हैं उनको जो वो परचेस कर सकते हैं एडिशनल शेयर, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। देखो लालच दे रही है कंपनी फिर से कि भैया जो शेयर होल्डर हो तुम पहले से तुमने जो ले रखा है और ले लो, डिस्काउंट प्राइस पे दे देंगे। क्यों? क्योंकि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे कि कंपनी को जो है शेयर फंड्स की आवश्यकता है, इसलिए वो क्या कर रही है, पैसे को फिर से शेयर को इशू करवा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। हाउ जेब्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्लानिंग रेज एडिशनल फंड्स टू प्राइमरी मार्केट। अब यहाँ प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब पहली बार शेयर को इशू करते हैं, जब पहली बार प्रतिभूति सिक्योरिटीज़ का लेन देन करते हैं जिस मार्केट में, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल ऑफरिंग एग्जिटिंग शेयर होल्डर द अपॉर्चुनिटी टू परचेज मोर शेयर। अब यहाँ ये कह रहा क्या है? कंडक्टिंग इन IPO रीच वाइडर डिजिटल ऑडियंस, privately placing shares with select institutional investor, launching an initial public offering to enter a stock market, issuing right share to exiting shareholder, discounting price। ये देखिए यहाँ पे तो वही वाली बात जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही बोल दे रहा है, तो ये तो जहाँ तक है हो नहीं सकता। मुझे ए लग रहा है, मुझे ए ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने इसका आंसर देखा नहीं है और मैंने पहले ही बताया कि आपको आंसर बताने के चक्कर में नहीं आया हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न और समझने का। ए यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे आपका हाँ ए ज़्यादातर लग रहा है, ठीक है, ए आपका हो सकता है या फिर डी होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे परवेशिव फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? परवेशिव फंक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। Which of the following statement accurately represent one of the protective function of SEBI? SEBI on the real life scenario। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, SEBI की बात कर रहा है। आपको पता होगा SEBI जो है, जिससे कि जिस प्रकार से सारे बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? RBI। अगर हम बात करें बैंकों का बैंक कौन है? RBI तो है, रेगुलेटिंग ऑफ ऑल बैंक, RBI। बट अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो RBI उसमें कुछ नहीं करता, उसमें आता है ये SEBI। स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? SEBI। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी, वो भी इसको 1992 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें वही बात क्या होगा कि SEBI का कार्य क्या है, किस प्रकार से वो करती है। तो आपको पता होगा जो इन्वेस्टर होते हैं उनको सेव करती है, उनको सही यही होगा इसका। ये देखिए इसका आंसर तो बिना कुछ किए मिल गया, डी है, इसका करेक्ट आंसर डी है। ए कंपनी सेल्स है बीन डिक्लाइन फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर आपको पता ही है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़कर भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं सॉरी ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं जो आपको करंट से भी रिलेट कर रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको 14 क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। हाँ देखिए, अगर 14 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बिजनेस स्टडी के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनको अगर उनके पास फ़ोन है, अगर वो एडिशनल नॉलेज थोड़ा सा रखते हैं तभी वो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, वरना यही नहीं समझ पाएंगे G20 स्टार्टअप क्या है। ठीक है, तो G20 की बैठक जो अभी हुई है उसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन कंट्री है। ये सब जो चीज़ें हैं वो अगर वो पढ़ा होगा तभी वो इसको समझ पाएगा और कुछ चीज़ें यहाँ पे कर पाएगा। ये थोड़ा इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। स्टार्टअप G20 इंडिया चेयर चिंतन वैष्णव हाईलाइटेड G20 स्टार्टअप ग्रुप गोल पुशिंग
1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनका जो गोल है 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट को बनाना है इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट विल दिस गोल मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंस? फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ाने का कार्य ग्लोबल स्टार्टअप में 1 ट्रिलियन बढ़ाना है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को जितना अच्छा बना सकें वो एक इन्होंने एक गोल रखा है कि 1 ट्रिलियन तक पहुँचाना है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं करंट रिलेटेड है, अगर आप यही नहीं समझेंगे ये करना क्या चाहते हैं तो आप यही नहीं समझ पाएंगे थोड़ा सा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ द डेलीगेशन मतलब क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने कार्य को सौंप देता है छोटे स्तर वाले बंदे को। यहाँ पे और आपको एक क्वेश्चन में दिखा दूं, अगर जो करंट, ये देखिए 17 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो द जीएसटी काउंसिल, यानी कि जो जीएसटी परिषद होता है वो अभी 15th मीटिंग में उन्होंने क्या किया है कि भैया जो टैक्स है ना वो गेम्स में और कसिनोज में अब जो टैक्स लगेंगे वो जीएसटी लगेगा वो 18% लगे, 28% लगेगा। कितना लगेगा? 28% जीएसटी लगेगा आपको गेम्स में। जैसे एमपीएल खेलते हैं, ड्रीम 11 आप सुने होंगे, ठीक है। मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा इस पर मत ही जाइए, कहीं मत जाइए। जो फेक ये सारे जो ऐप हैं आपको लूटने का कार्य करते हैं, ठीक है, इन सब पे जो आप गेम खेलेगा उनको 28% टैक्स लगने हैं। अब आप समझ रहे हैं और जो इसमें देगा उसी के लगने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पैसे लगाएंगे, जैसे आप 100 रुपये लगते थे ना, उसमें से 28 रुपये तो पहले ही कट जाएंगे, तो 28 रुपये कट जाएंगे, तो यानी कि आपको जो है जितना रुपये बच जाएगा वही आपको लगाने पड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपने कभी मान लीजिए 5,000 कुछ लगा रहे हैं और 28% है तो आप समझ सकते हैं कितने रुपये आपके कट रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न को समझकर चलना है कि वो थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखिए, करंट बिजनेस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। तो आपको पता होगा ये कह रहा है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको पता ही है कि लोग जो है जो एक्टिविटी है जो गेम पे लगाते हैं वो कम कर देंगे, अपनी जो गेम्स में एक्टिविटी है वो कम कर देंगे, पैसे लगाने कम कर देंगे, तो जो उनकी कंपनियां उनको प्रॉफिट कम होगा और टैक्स और जो लगाएंगे भी उससे टैक्स सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट का ही दोनों प्रकार से है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल रिसीव मोर रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जब बिजनेस में विल इंक्रीज लेंडिंग अ हायर प्राइजेज ऑफ आवर कंज्यूमर, जो लेंडिंग यानी उधार जो देंगे, ठीक है, लेंडिंग लीडिंग अच्छा टू हायर प्राइजेज ऑफ कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर होंगे जो उसको खेल रहे हैं जो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइजेस से उलझेंगे और उसको खेलना कम कर देंगे, ऐसा ही कुछ कह रहा है, या यहाँ सी भी करेक्ट आंसर हो सकता है। इट इज़ द अमाउंट दैट कस्टमर पेज फॉर अ एन्जॉय इट, ये तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स जो होता है ना, मिश्रण मिक्स, वो जो विपणन मिक्स वो उसकी बात कर रहा है। ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। मैं आपको यहाँ ये कुछ ऐसे क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ जो आपको करे काम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, यानी एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, हर प्रकार से जोड़ना, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ट्रेडिंग रूप से, मतलब कि व्यापार के रूप से, ठीक है, जोड़ना। तो इससे क्या होगा आपको पता ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स इनहेंस इंटरनेशनल बिजनेस, गवर्नमेंट फेसिंग प्रेशर रिड्यूस द बैरियर्स ऑफ द अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा इसका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम देखते हैं एलन रीव मक्स, देखिए एलन रीव मक्स, ये नहीं एलन मस्क, एलन रीव मक्स इज टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव विद डाइवर्सिटी रोल्स, ठीक है, वेरी गुड, ये टॉप लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, यहाँ पे कह रहा है कि सेबी के कार्य क्या है, सेबी के क्या कार्य हैं, वो किस प्रकार से रेगुलेट करता है, तो आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि जो मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन है, जो कार्य करता है सुपरवाइजर, ठीक है, वो किस प्रकार से अभिप्रेरण बढ़ा सकता है, वो सब की बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किस प्रकार से जो ट्रेनिंग है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग कराती है एम्प्लॉयज़ को, इससे किस प्रकार का फ़ायदा होता है। तो देखिए एक बार तो पैसा भले ही लगता है, पर उनको आने वाले समय में फ्यूचर में उनको उसका डबल फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक कुशल व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्शन में हाथ बटा सकता है, ना कि एक अस्वस्थ और अविकसित जो अट्रेनिंग बंदा हो, ठीक है। बस यही सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 28 तक हमने देख लिया है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके भाई। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है, आई मीन 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ज़्यादा आपको कुछ मैं बता नहीं सकता आगे। और किसी दिन आप कहें तो इसको पूरा एकदम अच्छे से 1-2 घंटे के लेके बढ़िया से क्वेश्चन आंसर कराया जाए आपका, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और कोई सुन रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है, जो भी है सब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे।